कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त के एक्शन पर, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली सोने चांदी और कच्चे तेल में देखने को मिली है, लेकिन मेटल्स में हमने अच्छा खासा रिबाउंड आते हुए देखा। चीन के स्टेटमेंट्स के बावजूद यहां पर डिमांड स्ट्रांग है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के सुगंधा सचदेव और IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सुगंधा, आपसे जानना चाहेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में आपकी टॉपिक्स कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा। अगर मैं आज की टॉपिक्स की बात करूं तो आई वुड प्रेफर टू सेल गोल्ड, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस में हमने ऑलरेडी एक रन अप आते हुए देखा है। मैंने ट्यूसडे के शो में भी मेंटेन किया था दैट वी वर ऑन द पॉजिटिव साइड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 48,450, बट अब मुझे लगता है हाई लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। प्राइसेस आर फेसिंग अ स्टिफ हर्डल एट लेवल्स ऑफ अराउंड 49,200 और आज के सेशन में मुझे लगता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। सो आई वुड प्रेफर टू गो ऑन द शॉर्ट साइड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 48,850। मैं सेलिंग के बाइस होंगी। स्टॉप्स रहेंगी 49,120 ऑन द हायर साइड और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 48,450। हैविंग सेड, अभी अगर हम देखें तो एक फेड ऑफिशियल्स की साइड से स्टैंस कुछ स्लाइटली चेंज हो रहा है, इवन दो फेड चेयर ने ऑलरेडी मेंटेन किया है कि दे आर नॉट गोइंग टू डायल बैक देयर अल्ट्रा इजी मॉनेटरी पॉलिसी, बट फेड ऑफिशियल्स की साइड से कुछ स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि बहुत जल्दी ही दे कैन स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टेपरिंग देयर बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम। सो ये एक स्लाइटली नेगेटिव फैक्टर है गोल्ड के प्राइसेस के लिए, व्हिच इज वेइंग ऑन द प्राइसेस इन द करंट एनवायरनमेंट। सो मुझे लगता है आज प्राइसेस सेल ऑफ फेस कर सकते हैं, बट हाउएवर ऑन द डाउन साइड 47,500 for coming days is likely to act as a very good support area. इसके साथ साथ मेरी नज़र कॉपर पे रहेगी। कॉपर के प्राइसेस में हमने ऑलरेडी काफ़ी हद तक करेक्शन आते हुए देखी है, बिकॉज चाइना इज ट्राइंग टू कम आउट विद लॉट ऑफ कर्व्स टू कंट्रोल दिस एक्सेसिव रन अप इन कमोडिटी प्राइसेस। इस वजह से हमने सारे बेस मेटल्स के प्राइसेस में काफ़ी सेल ऑफ आते हुए देखा है। बट वहीं अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में अभी भी वीकनेस कॉन्ट्रीब्यूट है और चिली में स्ट्राइक को लेकर काफ़ी हद तक कंसर्न्स बने हुए इन टॉप 2 माइंस। तो इस वजह से मुझे लगता है कॉपर की प्राइसेस को काफ़ी हद तक लोअर लेवल से सपोर्ट मिलेगा। सो कॉपर में मेरी बाइंग की प्राइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 746.50। आई वुड प्रेफर टू गो लॉन्ग। स्टॉप्स रहेंगे 742.50। हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 754। इसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो प्रेफर टू गो फॉर लॉन्ग पोजीशंस इन निकल एज वेल। निकल के प्राइसेस में भी हमने लोअर लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनते हुए देखा एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1220। प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है, बीच में एक रिकवरी देखने को मिली है। सो निकल में भी मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। निकल में अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो डेफिसिट काफ़ी हद तक बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। सो दैट्स अ फैक्टर व्हिच इज फेवरिंग निकल प्राइसेस एट द मोमेंट। सो निकल में बाइंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1265। स्टॉप्स रहेंगे फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1255 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 1280। सोने में मुनाफा वसूली जारी रह सकती है, लेकिन मेटल्स में जो रिबाउंड आया है इसका फायदा आप उठा सकते हैं और यहां से खरीदारी कॉपर और निकल में करने की सलाह है। अनुज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहां पर इंटरनेशनल क्यूज हैं, रुपए की मूवमेंट है और यहां पर सरकार क्या कर सकती है उसका भी भय। मैसेज गुड आफ्टरनून। एग्री में हमने 2 कॉल चुनी है, एक जीरा चुना और एक सोयाबीन को हमने चुना है। जीरा में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। एक्सपेक्टेड है कि जैसे मंडी खुलेंगी तो एक अच्छी डिमांड निकल कर आ सकती है, तो हमने वही एक्टिविटी फ्यूचर्स में आते हुए देखी और हमने लोअर लेवल से बाउंस बैक आते हुए देखा है। टेक्निकल चार्ट्स में भी मार्केट जो है अभी सपोर्ट लेवल पर है, जहां पर हमें लगता है कि बाइंग एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकती है। तो जीरा में खरीदारी करके चलें 13,800 के आसपास, स्टॉप लॉस 13,600 को लगाएं, टारगेट 14,200 तक देखने को मिल सकता है। वहीं सोयाबीन के अंदर हमें लगता है कि भाव कुछ नरम रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट की मीटिंग चल रही है और हो सकता है कि भाव ऊपर आने की वजह से कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं, तो पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो सोयाबीन के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड यहाँ बना सकते हैं 7,100 में। स्टॉप लॉस 7,210 का रहेगा, टारगेट 6,950 तक देखा जा सकता है। तो सोयाबीन और एडिबल ऑयल्स में हमें लगता है कि भाव नरम रह सकते हैं, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऑलराइट, जीरे में खरीदारी है, लेकिन खाने के तेलों में कुछ मुनाफा वसूली यहां पर आगे जारी रह सकती है। और पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो एग्री कमोडिटीज में काफी उठापटक देखने को मिली। ऐसे में अगर आप एग्री कमोडिटी में निवेश की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आपको किस तरह कारोबार करना चाहिए, इस वॉलेटिलिटी को कैसे समझा जाए, किस तरह से बेहतरीन है ये एग्री एज स्टेक होल्डर्स के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीडीएक्स के डायरेक्टर आशीष बहुगुणा, लुई ड्रेफिस के एमडी एंड सीईओ विपिन गुप्ता और एनईआरएल के चेयरमैन सिराज हुसैन सब यहां पर मौजूद हैं। सिराज जी, आपसे पहले यहां पर शुरुआत करना चाहेंगे और जिस तरह की मूवमेंट हमने यहां पर प्राइसेस में आते हुए देखी है, ऑफ कोर्स एक तबका कहता है कि कंज्यूमर्स को ज्यादा पे करना चाहिए क्योंकि भाव एमएसपी के पास ही तो हैं, लेकिन कई सालों में इस तरह की वॉलेटिलिटी भी हमने भावों में आते हुए देखी है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो कि एक यहाँ पर एक बनाया जा रहा है कि डिस्कशन कि एटलीस्ट किसानों को उनके भाव मिल रहे हैं, क्या आप उससे एग्री करते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं इजाजत देगी कि बहुत ज्यादा फूड इन्फ्लेशन हो जाए।
तो हालांकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को गवर्नमेंट ने अमेंड किया, मगर उसमें भी ये कहा गया कि अगर कोई नॉन पेरिशेबल कमोडिटी है और उसमें 50% इन्फ्लेशन हो जाता है पिछले सालों के एवरेज से, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर सकती है। तो मुझे लगता है कि पाम ऑयल के केस में हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं और अगले 2-3 दिन के अंदर ही मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आएगा। ये बात अच्छी है कि किसानों को फेयर प्राइस मिलना चाहिए, लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रनअवे इन्फ्लेशन को अलाउ नहीं करेगी। जी विपिन, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने सबसे पहले यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है, और आप क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स को भी बनता हुआ देखते हैं, क्या जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, क्या आपकी जैसी कंपनीज ने यहाँ पर हेज किया है? इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या क्यूज हैं? क्योंकि ज्यादातर ये वो कमोडिटीज हैं जिनका कुछ ना कुछ ग्लोबल के साथ यहाँ पर कनेक्शन है। गुड इवनिंग मनीषा। ये फैक्ट है कि जो ऑयल कमोडिटीज हैं वो ग्लोबली लिंक्ड हैं। आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो सीबॉट पे करीब 151% का राइज हुआ है, केएलसी पे अबाउट 90% राइज हुआ है, वेयरएज इंडिया में जो प्राइस है वो करीब 70 से 80% बढ़े हैं। नो डाउट एक कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़े हैं, बट किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है जब उनकी बिजाई का समय है। जहाँ तक हेजिंग की बात है, इस वॉलेटिलिटी में, इस प्राइस राइज में, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपना जो भी रिस्क है उसको हेज करते हुए चले। इट स्टार्ट्स विद अ गुड रिस्क पॉलिसी एंड देन टू एंश्योर जो भी अपनी पॉलिसी है उससे रिस्क को कवर करते हुए चले। अदरवाइज जो एक 80-90% की बढ़त है, अगर उसको हेज नहीं करके चलेंगे तो इसमें इतना नुकसान हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उतना नुकसान झेल नहीं पाएंगी। एंड मैं कहूंगा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे एक्सचेंज हैं, ऐसे ऑप्शन हैं, दोनों जो हमारे प्रमुख ऑयल हैं, सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल, हम उनको इंडिया में हेज कर पाते हैं। बाहर भी हेज करने के ऑप्शंस हैं, बट इंडिया में जो एक कन्वर्जेंस आपको मिलता है, जो एक मार्केट के कैश और फ्यूचर्स का प्राइस एक कन्वर्ज होता है एक्सपायरी पे, उससे बहुत हेल्प होती है टू हेज लोकली। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी हैव such vibrant exchange that helps us to hedge our risk. To me, it's very important that all of us hedge our risk. It's not only for companies like us, but also for our supply chain partners, for our buyers. It's totally very, very important that they hedge their risk to ensure a good business continuity. जो एक volatility है, उन्हीं को प्रभावित करती है जो कि hedge नहीं करके चल रहे हैं। अगर आप अपना hedge करके चल रहे हैं, तो once you are locked in your margins, you are not affected by the volatility. So I'm sure इसके माध्यम से मैं और लोगों को बोलना चाहूंगा, और लोग आएं और अपने रिस्क हेज करें, ताकि एक एक्सचेंज में जो डेप्थ होती है जिससे हम आसानी से हेज कर पाते हैं, वो डेप्थ भी थोड़ी और एक्सचेंज पे बढ़े। सिराज जी, ये सवाल आपसे है, क्योंकि अगर हम पूरे स्टेक होल्डर्स की यहाँ पर बात करें तो एब्सोल्युटली भाव अगर बढ़ते हैं तो किसी को फायदा होता है, गिरते हैं तो एक डिफरेंट लीग को यहाँ पर उसके हिसाब से फायदा या नुकसान होता है। तो आप जो करंट वॉलेटिलिटी जैसे हम यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर बाजार में देख रहे हैं, जिसका फायदा बहुत लोगों को नहीं होता, आप कैसे देखते हैं भारतीय बाजारों में हेजिंग प्रैक्टिसेस? क्योंकि अगर हम प्राइसेस की यहाँ पर बात करें तो पिछले साल मार्च अप्रैल मई में हमने काफी कमोडिटीज के भाव यहाँ पर गिरते हुए देखे थे। उसके बाद अगर पिछले महीने की ही अगर बात करें तो गेहूं, मक्का, सोयाबीन 8 साल के हाईज पर, हमने मस्टर्ड और सीपीओ यहाँ पर ऑल टाइम हाईज पे बनते हुए भी देखे। उसके बाद ऑफ कोर्स अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। चीन के ऊपर यहाँ पर काफी नजरें हैं, लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों में हेजिंग प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस एंटिटीज हैं वो तो इस फ्यूचर्स मार्केट को इस्तेमाल करते हुए हेजिंग करती हैं। जाहिर है कि किसान इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने माल को बहुत दिनों तक रख सकें, और दूसरे ये कि बाजार से इंडिकेशन भी बहुत क्लियरली नहीं मिलते हैं। मैंने वायर में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने सोयाबीन के प्राइसेस को 1 सितंबर 2020 से लेकर अप्रैल तक ट्रैक किया था। तो आप देखिए कि सितंबर में जब सोयाबीन की क्रॉप आई थी, तब से लेके मार्च तक प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, अचानक मार्च में प्राइसेस बढ़ने लगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे फार्मर्स इसका फायदा उठाएं, जी हाँ, अगर फार्मर्स इसका फायदा उठाएं तो यहाँ पर और भी काफी स्टेप्स लाने पड़ेंगे। तो सिराज जी, इसीलिए जो जिस तरह की रिपोजिटरी सिस्टम्स हैं जहाँ पर NWRs का जहाँ पर काम किया जा रहा है, हमने देखा है कि वो नंबर्स तो यहाँ पर पिक होते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर नंबर्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, लोग हैं, क्या हम पूरी तरीके से इसका फायदा उठा पा रहे हैं? और आप कहेंगे कि काफी सारे प्रोडक्ट्स जो अब मार्केट में यहाँ पर फाइनली हैं, उनका पूरे तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए?
नहीं, हम फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी मेकिंग में अभी भी गवर्नमेंट के लेवल पे ये अप्रिसिएशन नहीं है कि हमें रिपोजिटरी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब आप ये देखिए कि अभी पिछले 3-4 दिन में जब बहुत ज्यादा दामों में इजाफा हुआ है एडिबल ऑयल्स में, तो गवर्नमेंट कह रही है कि सब लोग अपना स्टॉक डिक्लेयर करें और गवर्नमेंट को बताएं कि उसके पास कितना स्टॉक है, कहाँ रखा है। मैंने बहुत बार ये लिखा है कि अगर रिपोजिटरीज के माध्यम से गवर्नमेंट चाहे तो ये इंफॉर्मेशन उसको रियल टाइम में मिल सकती है। उसको सिर्फ ये करना है कि जो WDRA के वेयर हाउसेज हैं उनको कंपलसरी करे 2000 टन से ऊपर वेयर हाउसिंग का रजिस्ट्रेशन, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल रिसीट इश्यू होगी, गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कहाँ कितना स्टॉक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी इसका पोटेंशियल है हमने उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, और हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि वो WDRA रेजीम को स्ट्रांग बनाएं, वहां पर रेगुलर चेयरमैन अपॉइंट करें। पिछले 4 साल से तो वहां कोई चेयरमैन नहीं है, और प्रोत्साहित करें, और स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट वगैरह वो इसमें पार्टिसिपेट करें फ्यूचर्स मार्केट में। क्योंकि देखिए ना तो किसान इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है, और मैं समझता हूं कि FPO के पास भी वो वॉल्यूम्स नहीं आ सकते जिससे कि इसमें डेप्थ आए। तो यानी कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोडक्ट्स अब फाइनली बाजार में हैं, लेकिन अभी भी जो काम करने का तरीका है वो उसमें बहुत बड़ा चेंज लाने की जरूरत है। आशीष जी, आपके पास आना चाहेंगे, और यही सवाल आपसे भी है कि प्राइस वॉलेटिलिटी तो हम बाजार में देखते ही हैं, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने अब यहां पर आते हुए देखी है वो कई सालों में पहली बार देखने को मिली है। आप कैसे देखते हैं एज एन एक्सचेंज, किस तरह से इसका इस्तेमाल या फार्मर्स की तरफ से, स्टेक होल्डर्स की तरफ से किया गया हो? शुक्रिया। जहां तक प्राइस वॉलेटिलिटी का संबंध है वो बहुत ही घातक है, न सिर्फ किसानों के लिए पर बल्क बायर्स हों और चाहे इवन रिटेल कंज्यूमर्स हों, सब के लिए। क्योंकि जैसे कि सिराज जी ने अभी फरमाया कि जब किसान अपना उत्पादन को बाजार में लाते हैं तब कीमतें अमूमन घटी रहती हैं और बाद में बढ़ती हैं, और कई मर्तबे बिचौलिए फायदा उठा लेते हैं। इसी तरह जब बल्क यूजर्स, चाहे प्रोसेसर्स हों, चाहे एक्सपोर्टर्स हों, चाहे वो हों जो ऐसी इंडस्ट्रीज हों जो इन रॉ मटेरियल्स का अपने काफी तादाद में इस्तेमाल करती हैं, उनको भी एक प्राइस की सर्टेनिटी चाहिए, क्योंकि हमेशा तो वो प्राइस इंक्रीज पास ऑन नहीं कर सकते हैं कंज्यूमर्स को। तो इसीलिए हेजिंग बहुत जरूरी है। और यहाँ सिराज साहब ने जरूर ये फरमाया कि किसानों के लिए मुश्किल है हेजिंग का इस्तेमाल करना या डेरिवेटिव्स मार्केट का इस्तेमाल करना, क्योंकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। पर यहाँ मैं ये आपको बतलाना चाहता हूँ कि पिछले साल से ही हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है जिसको पुट ऑप्शंस का नाम दिया है, जिसमें किसान अपने अगर प्रोड्यूस को एग्रीगेट करें और समूह में आए, संगठित होके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए से, वो किसी भी अपने 7 कमोडिटीज अभी सेबी ने अलाउ की हैं जिसमें पुट ऑप्शंस लिया जा सकता है। तो उन कमोडिटीज में प्रीमियम दे के जो लगभग करीब 5% के करीब होगा, उस पे वो ऑप्शन ले सकते हैं, ताकि किसी फ्यूचर डेट पे चाहे कीमतें बढ़े तो बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उन्हें मिले, और अगर कीमतें घटे तो कम से कम जिस लेवल पे उन्होंने ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस लेवल का उनको रिटर्न जरूर मिले। तो किसानों को दोनों तरफ से फायदा है। इसी तरह यही पुट ऑप्शंस जो बल्क सप्लायर्स या इंटरमीडिएट यूजर्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो मटेरियल है, जो कमोडिटी है, उसकी प्राइस में एक स्टेबिलिटी रहे, रिस्क कम हो, उतार चढ़ाव जो मार्केट के होते हैं उसका बैलेंसिंग की जाए, ढंग से समीकरण हो जाए, और ताकि फिर इसी तरह अगर बाजार को एक उम्मीद जगेगी ताकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हमारे देश में आपने सही फरमाया कि डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। जो हमारे उत्पादन है उसका केवल मात्र 2% ही डेरिवेटिव्स में जाते हैं, जबकि विश्व में ये संख्या करीबन 35% है। तो यहाँ क्योंकि मार्केट्स जरा इम्परफेक्ट हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इम्परफेक्ट है, हम नए तौर तरीके सीख रहे हैं, इजाद भी कर रहे हैं चलते चलते,
पर ये बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि यही मौका है, जो चाहे किसान हो और चाहे जो बल्क कंज्यूमर हो, इंटरमीडिएट यूजर हो, वो ज्यादा से ज्यादा इन डेरिवेटिव्स का और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें, ताकि पूरे मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, और जो प्राइस वॉलेटिलिटी से हम लोग इतना घबराते हैं, वो फिर घबराने की शायद जरूरत नहीं रहेगी। वेरी वेल सेड। तो क्लियरली वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं। जैसे आशीष जी ने कहा कि ग्लोबली 35% लोग डेरिवेटिव्स का यहां पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में सिर्फ 2% ही वो नंबर्स है। सिराज जी ने जैसे कहा कि इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर सारे हैं, लेकिन अभी भी यहां का इसका यूजेज नहीं हो पाया है और काफी सारी पॉलिसीज भी यहां पर ऑन ग्राउंड नहीं दिखी हैं। और जैसे विपिन जी ने कहा कि इंटरनेशनल लर्निंग्स यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको यहां पर हेज करना है। जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने मार्केट्स में फिलहाल आते हुए देखी है, अब ऊपरी तरफ पिछले साल से करीबन 45 से 150% की बढ़त हमने कई कमोडिटीज में आते हुए देखी है, और ये रोजाना काफी ज्यादा वॉलेटाइल भी रही हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटीज में। और लोगों ने किस तरह से इसका फायदा उठाया या फिर आपने नुकसान लिया, तो हेजिंग एक इंपॉर्टेंट यहां पर एक व्यू है जो आपको लेकर चलना है। बहुत शुक्रिया सभी एक्सपर्ट्स का यहां पर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में जोड़ते हैं, और सबसे पहले हमारे साथ कानपुर से अरविंद फोन लाइन पर है। नमस्कार अरविंद, क्या है आपका सवाल? मैडम जी, मैंने सिल्वर 71,800 पे खरीदी है, क्या करें? 71,800 पे यहाँ पर चांदी खरीदी है, और चांदी में अच्छे खासे गेन्स हमने पिछले 2-3 दिनों में आते हुए देखे थे, लेकिन मुनाफा वसूली ओवरनाइट यहाँ पर रही है। सुगंधा क्या राय देंगी? 71,800 की चांदी की बाइंग है, यहाँ से प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? अरविंद जी कैसे देखें अपनी पोजीशन? बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी, पर यस मुझे लगता है प्राइसेस 71,000 से 70,900 तक काफी स्ट्रांगली सपोर्टेड है, और मुझे लगता है रन अप देखने को मिल सकता है प्राइसेस में टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 72,700, जहां मैं इनको प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस दूंगी। शाम के सेशन में आज एडिशनल क्लेम्स और यूएस का जीडीपी डेटा है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, तो इससे काफी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, बट स्टिल 70,900 के स्टॉप लॉस के साथ ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 72,700 तक बुकिंग की एडवाइस रहेगी। ऑलराइट अरविंद जी, यहाँ से 1,000 रुपए ऊपर भाव जा सकते हैं, लेकिन जैसे सुगंधा ने आपको कहा कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए, क्योंकि भाव यहाँ पर काफी वॉलेटाइल रह सकते हैं। एक एसएमएस ले लेते हैं जो राजकोट से विपुल जी का है। इनके पास सोयाबीन का एक लॉट इन्होंने बेचा है 6900 के स्तर पर जून के महीने के लिए। जानना चाहते हैं कि आगे कैसे अपनी पोजिशंस करें। देखिए, हमें लगता है कि सोयाबीन के अंदर जो ट्रेंड है थोड़ा नेगेटिव है। यहाँ पर जो उनकी बिकवाली की पोजीशन है उसको ये होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि भाव नीचे करीबन 6,800 तक देखने को मिल सकते हैं, तो आगे एक ट्रेंड डाउन बना है। यहाँ पर हमें लगता है कि इनको अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। राइट, पोजीशन होल्ड करिए, नीचे और बिकवाली देखने को मिल सकती है। अनुज, यहाँ से कितनी मुनाफा वसूली आपको नजर आती है? नीचे में क्या सपोर्ट लेवल्स हैं अब सोयाबीन के लिए? देखिए, सोयाबीन में इनिशियली हमें लगता है कि 6,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, बट जिस तरीके का हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, हमें लगता है कि अभी और यहाँ पे गिरावट रहेगी, तो 6,800 तक हमें लगता है कि सोयाबीन के भाव देखे जा सकते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर सस्टेन करता है 6,800 का लेवल, तो हम अगेन बाउंस बैक देखेंगे। तो फिलहाल जो ट्रेंड बना है थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो बेच के काम किया वो अच्छा किया, और यहाँ से कुछ और मुनाफा वसूली भी रहेगी। हमारे साथ अब नासिक से जितेंद्र फोन लाइन पर है। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या है आपका सवाल? हाँ नमस्ते मैम, मेरे को नेचुरल गैस पे राइस चाहिए था, यहाँ से बाई करना है अथवा सेल करना अच्छा रहेगा? नेचुरल गैस के भाव हमने काफी वॉलेटाइल यहाँ पर आते हुए देखे हैं, लेकिन क्या राय है अब यहाँ पर सुगंधा, अगर कोई नया फ्रेश पोजीशन यहाँ पर नेचुरल गैस में लेना हो तो कैसे देखेंगी आप? नीचे अगर फंडामेंटल क्यूज देखें तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। यूएस से डिमांड पिछले हफ्ते काफी हद तक कम हुई है, और जो वेदर की एक्सपेक्टेशन है वो भी स्लाइटली वार्म है, जिससे नेचुरल गैस की हीटिंग डिमांड कुछ हद तक कम हुई है। बट वहीं अगर हम टेक्निकल सेटअप देखें तो प्राइसेस 221 के लेवल पर कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, और मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है। ओनली इन केस 221 लेवल्स आर रीच्ड, आई वुड प्रेफर टू गो फॉर लॉन्ग पोजीशंस। हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 227 और स्टॉप्स रहेंगे 218 ऑन द डाउन साइड। सो आई रिपीट, 221 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो नेचुरल गैस में बाइंग करके चल सकते हैं, तो टारगेट्स ऑफ अराउंड 227, स्टॉप्स रहेंगे 218 ऑन द डाउन साइड। सो 218 पे खरीदारी करनी है, 221, 227 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सुगंधा, हमने 200 का लेवल भी यहाँ पर टूटते हुए नहीं देखा, इवन एज नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल रहा, पर उन लेवल से यहाँ पर लौट आता है। यस मनीषा, अगर हम डाउन साइड में देखें तो 207 से लेके 200 की रेंज में प्राइसेस को मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट मिला है, और वहीं से हमने स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आते हुए देखी है।
जैसे कि मैंने मेंटेन किया, टेक्निकल मोमेंटम अभी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इवन तो फंडामेंटल क्यूज अभी नहीं फेवर कर रहे, बट मुझे लगता है प्राइसेस 221 के ऊपर अगर निकलते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम हायर साइड में देखने को मिलेगा। हमारे साथ अब इंदौर से संजय फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार संजय, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी, हमको कॉटन सीड ऑयल के एक पे सवाल है मैडम, उसका आउटलुक जानना था, आगे कैसे रहेगा? संजय आपके पास कोई पोजीशन है अभी या नई क्रिएट करना चाहते हैं? 2 लॉट है मैडम और नया क्रिएट करना चाहते हैं। 2 लॉट की खरीदारी यहाँ पर कोकुड में फिलहाल की हुई है और नया भी खरीदना चाहते हैं। क्या राय देंगे यहाँ पर अनुज, क्योंकि कोकुड में हमने कुछ मुनाफा वसूली सुबह आते हुए देखी थी, उसके बाद कुछ खरीदारी लौटी है। देखिए पिछले अगर हम 3 दिनों से देखें तो एक नेगेटिव टेरिटरी में कॉटन सीड ऑयल चल रहा है। हमें लगता है कि अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड साइड है और अल्टरनेटिव जो इसके प्रोडक्ट है, जो अल्टरनेटिव कैटल फील्ड है, वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी इसकी जो डिमांड है थोड़ी सी सबड्यूट रह सकती है, थोड़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हमें लगता है कि देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हमें लगता है कि इनका खरीदारी है तो निकल जाए, क्योंकि हमें लगता है कि एक बार भाव नीचे 2400 से लेकर 2350 तक के लेवल दिखा सकता है। 100 से 150 रुपए की गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। और कंटिन्यूसली हम देखें, जब इसने हाई बनाया था 2950 का, वहां से कंटिन्यूसली भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी है, हमें लगता है कि 100 से 150 रुपए और नीचे आ सकते हैं। तो हमारी सलाह है कि इनको एक बार जो बाई पोजीशन है उससे निकल जाना चाहिए। और अगर ऊपर में हल्का सा रिबाउंड या करेक्शन का भी देखने को मिलता भी है कोकुड में, तो वो लेवल्स कहाँ दिखेंगे अनुज, कि आपको लगता है कि एक तरफा गिरावट है? देखिए 2620 2630 तक के एक बाउंस बैक आ सकता है, जो कि लेवल मुझे वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर ही एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने आज भी देखा था कि हायर लेवल से गिरावट देखने को मिली और कल भी हमने देखा था। तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव कन्वर्ट हुआ है। तो अगर जो भी बाउंस मिलता है 2600 2620 तक, तो वहां पर एग्जिट भी कर सकते हैं। चलिए संजय, आप यहाँ पर तरीका ढूंढ सकते हैं, लेवल्स ढूंढ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखें कि आप इन पोजीशन से निकल जाएं और बिकवाली की तरफ फिलहाल यहाँ पर नियर टर्म में रहें। फेसबुक पर एक मैसेज आया है अभी जयपुर से शमशेर का, इन्होंने जिंक के 2 लॉट खरीदे हैं, 230 के लेवल्स पे जाना चाहते हैं, आगे क्या रुझान रह सकता है? मनीषा, मैं मानती हूँ कि जिंक की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जिंक के प्राइसेस में 228 के लेवल पर से हमने एक अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा है। जिंक के ओवरऑल फंडामेंटल्स पॉजिटिव रहे हैं, इवन तो चाइना के प्रोविंस में सप्लाई को लेके, पावर शॉर्टेजेस को लेके काफी कंसर्न्स है, जिससे जिंक कॉन्सेंट्रेट की डिमांड कुछ हद तक कम हुई है। इस वजह से हमने प्राइसेस पे कुछ प्रेशर आते हुए देखा, बट मुझे लगता है अभी भी ये मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। इन प्राइसेस 237 तक के लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें 227 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑल राइट, एंड द मनी ये ऑलरेडी हैं ही, 234 के लेवल्स हैं यहाँ पर और आगे बढ़त भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ आज के शो में इतना ही समय है। सुगंधा, अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे राय देने के लिए। आगे देखिए मार्केट्स टुडे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला। देश की सबसे बड़ी आबादी को महामारी से बचाने की दिशा में प्रदेश सरकार की तैयारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर आइए डालते एक नजर, देखते हैं स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश तेज खबर कोरोना पर नजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्राउंड जीरो पर उतरने का असर, लगातार घट रहा संक्रमण, कोविड मैनेजमेंट के लिए हिट हो रहा यूपी मॉडल। सीएम योगी ने धरातल पर प्रदेश के 18 मंडलों के 18 दिनों में की समीक्षा, 40 से अधिक जिलों में गाँव-गाँव जाकर कोरोना संक्रमितों से किया संवाद, पूछा दवा मिल रही है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। सीएम योगी ने गोरखपुर मंडल के देवरिया और कुशीनगर जिले के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक, गांव में लोगों से किया संवाद, उनका दुख दर्द जाना। प्रदेश में घट रहा कोरोना संक्रमण, बढ़ रहा रिकवरी रेट। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3371 नए केस आए और 10,540 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। रिकवरी रेट 95.1% पहुंचा। एक्टिव केस घटकर हुए केवल 20%। उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से छोटे राज्यों में फिर बढ़ रहा संक्रमण। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 24,136, राजस्थान में 3,404, पश्चिम बंगाल में 17,005, तमिलनाडु में 34,285, कर्नाटक में 22,758, पंजाब में 4,798 और असम में 5,467 नए मामले आए। कोरोना की जांच में देश में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर, कुल 4,77,20,695 टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,58,273 टेस्ट किए गए। आरटीपीसीआर के माध्यम से रिकॉर्ड एक दिन में 1,32,428 टेस्ट हुए। पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.5% पर पहुंची। दूसरे राज्यों में टीकाकरण बंद हो रहा तो यूपी में और बढ़ रहा। कोरोना को हराने के लिए चल रहा विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण महाअभियान। गांव-गांव होगा मुफ्त टीकाकरण। अफवाहों को दूर करने के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाकर लोगों को किया जा रहा प्रेरित। वैक्सीन की दूसरी डोज के ड्यू लाभार्थियों को एसएमएस, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से फोन या मोबाइल पर कॉल के माध्यम से किया जाएगा प्रेरित। प्रदेश में कुल 1,68,16,336 डोज वैक्सीन की दी गई। 18 से 44 आयु वर्ग को कल एक दिन में 1,47,048 और कुल 13,61,550 डोज दी गई। 45 साल से ऊपर के लोगों को पहली डोज 1,34,36,943 और दूसरी डोज 33,79,393 दी।
97,000 राजस्व गांव में संक्रमण चेन को ब्रेक करने के लिए 75,117 निगरानी समितियां कर रही डोर टू डोर स्क्रीनिंग। लक्षण युक्त लोगों को पिछले 24 घंटे में 1,09,767 मेडिसिन किट फ्री दी गई। आयुष किट भी दी जा रही फ्री। 7,729 रैपिड रिस्पांस टीमें प्रदेश भर में कर रही जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल दूसरे राज्यों के लिए नजीर। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की रणनीति हुई कारगर। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, निगरानी समितियां, रैपिड रिस्पांस टीम और कंटेनमेंट जोन और आंशिक कोरोना कर्फ्यू को लेकर बनाई रणनीति ने निभाई अहम भूमिका। यूपी मॉडल की WHO, नीति आयोग और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी प्रशंसा की। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी यूपी मॉडल को लागू किया और अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन कंटेनर्स, टैंकर्स और अन्य वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन ट्रैकिंग सिस्टम को बिहार ने भी अपने यहाँ किया है लागू। सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधाओं, वैक्सीनेशन और सराहनीय कोविड प्रबंधन के साथ यूपी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम कस रही है योगी सरकार। स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश, तेज खबर, कोरोना पर नजर में फिलहाल बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।